तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कैटेगरी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज एसिडी रिएक्शन। यस आप ध्यान देना। देखो एसिडी रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन जैसा कि हमने बात की कि एसिडी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस केस में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट डायरेक्ट, इट इज थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। अब मैकेनिज्म आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बट इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस टाइप की रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ध्यान देना, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स मेनली कंप्लीट थ्रू एसएनए मैकेनिज्म। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एसएनए रिएक्शन का एग्जांपल है। सो एग्जांपल इज nucleophilic substitution reactions of acid and derivatives। nucleophilic substitution reactions of acid and derivatives। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, नेट रिएक्शन की बात करते हैं। आप ध्यान देना, देखो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए तो एसिड एसिड डेरिवेटिव्स को जनरल फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOZ से। Z इसमें एक वेरिएबल पार्ट है। आप ध्यान देना, जनरल फॉर्मेट में एसिड एंड डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट किया जाता है RCOZ से, और Z इसमें एक वेरिएबल पार्ट है। आप सोचिए Z अगर यहाँ पर OH होता, अगर यहाँ पर ZOH लिया जाए तो वो कंपाउंड हो जाएगा स्पेसिफिकली एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड डेरिवेटिव्स के लिए Z क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको भी क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। यस RCOZ, मैंने आपसे कहा एसिड एसिड डेरिवेटिव्स को जनरल फॉर्मेट में हम RCOZ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर Z क्या क्या हो सकता है ध्यान देना। तो अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो Z पार्ट होगा दैट विल बी OH ग्रुप। क्या बात क्लियर हो रही है? अगर Z यहां पर OH होता है तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके डेरिवेटिव्स में Z क्या क्या हो सकता है आप ध्यान देना। तो एसिड डेरिवेटिव्स में Z की अगर बात की जाए तो इट कैन बी हेलोजन, इट कैन बी NH2 ग्रुप, इट कैन बी OR ग्रुप एंड इट कैन बी OCOR ग्रुप। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में वी हैव 5 कंपाउंड्स। व्हिच 5 कंपाउंड्स? वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 4 एसिड डेरिवेटिव्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, अमाइड, एस्टर and anhydride। acid halide, amide, ester and anhydride, these 4 compounds are acid derivatives and one itself the compound acid। So acid and acid derivatives we have total 5 compounds, और सभी में अगर आप देखेंगे तो RCO पार्ट कॉमन है
Z पार्ट इसमें वेरिएबल है। तो यहां पर मैं बात कर रहा था, देखो कि एसिड डेरिवेटिव्स को जनरल फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOZ से। अब इसकी रिएक्शन आप रिएजेंट ENU के साथ में ले रहे हैं, और ENU में सपोज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इज E is del positive and Nu is del negative, that is nucleophilic part. अब ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, यहां पर नेट रिएक्शन में क्या होता है, देखो नेट रिएक्शन में दिस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट विल रिप्लेस Z। ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा, देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है रिएजेंट का, वो इस Z को सब्स्टिट्यूट करता है, यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलता है RCONU, and this substituted part Z, it gets combined with E positive to form EZ as byproduct। ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं एसिडी रिएक्शन। अब आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि यस ओवरऑल इट इज सब्स्टिट्यूशन, ओवरऑल इट इज सब्स्टिट्यूशन। देखो ये रिएक्शन आप कह सकते हैं ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि रिएजेंट के NU पार्ट ने इस कंपाउंड के Z पार्ट को रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अच्छा बता सकते हैं Z यहां पर किस फॉर्म में रिप्लेस हुआ होगा, Z पॉजिटिव या Z नेगेटिव? Z यहां से किस फॉर्म में रिप्लेस हुआ होगा, Z पॉजिटिव या Z नेगेटिव या Z न्यूट्रल? तो एक बात सोचिए, अगर ये Z पार्ट बाय प्रोडक्ट में E के साथ में कंबाइंड है, बाय प्रोडक्ट में अगर ये E के साथ में एसोसिएटेड है, तो एक बात तो पक्का है, देखो कि अगर E पार्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहां से Z पार्ट Z नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा, Z नेगेटिव के फॉर्म में रिप्लेस हुआ होगा, तभी तो Z नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ कॉम्बिनेशन बना होगा EZ। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि अगर बाय प्रोडक्ट में Z E के साथ में प्रेजेंट है, तो क्योंकि E पार्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहां से Z पार्ट किस फॉर्म में रिप्लेस हुआ होगा, Z नेगेटिव के फॉर्म में रिप्लेस हुआ होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। और आप सोचिए अगर Z नेगेटिव के फॉर्म में रिप्लेस हुआ है तो Z नेगेटिव को हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन में आप कह सकते हैं देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू रिप्लेस Z in the form of nucleophile. So overall we can say there is attack of nucleophile to replace nucleophile and substitution of nucleophile by nucleophile. ध्यान देना, substitution of nucleophile by nucleophile is called nucleophilic substitution. यही nucleophilic substitution है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को SN कैटेगरी में रखते हैं। This is nucleophilic substitution. क्लियर हो रही बात है? लेकिन हाँ एक बात पक्का है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको मैकेनिज्म से क्लियर करूंगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ये हमारे पास ओवरऑल नेट रिएक्शन होती है जिसे हम SNE कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये डायरेक्ट नहीं है, इट इज थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये लिखा है यहाँ पर, इट इज थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। कैसे मैकेनिज्म की बात करते हैं आप ध्यान देना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कंपाउंड से जो इंटरेक्ट करने वाला रिएजेंट होगा दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल। अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को क्यों इनिशिएट कर रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कंपाउंड टू इनिशिएट द रिएक्शन, तो क्वेश्चन है व्हाई न्यूक्लियोफाइल। आप याद करें इसका रीजन तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जब GOC2 हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है लाइक A डबल बॉन्ड A, तो ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शंस को इनिशिएट करता है इलेक्ट्रोफाइल। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स शो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस एंड दोस कंपाउंड्स इन व्हिच multiple bond is present between different electronegative atoms like A double bond B different EN, तो उस केस में the reaction is initiated by nucleophile। ऐसे compounds nucleophilic reaction शो करते हैं, तो फिर तुम कह सकते हैं yes here it is multiple bond present between different electronegative atoms that is oxygen and carbon, so reaction will be initiated by nucleophile। nucleophile यहाँ पर reaction को initiate करेगा। तो क्यों nucleophile initiate करेगा ये समझ में आ गया। अब आप ध्यान देना, देखो इस केस में अगर बात की जाए तो EN डिफरेंस के बेसिस पर आप कह सकते हैं O पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस डेफिशिएंट साइड पर, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और देखो जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन में EN डिफरेंस क्रिएट होगा, और EN डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और इस
इस न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने के साथ में इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो इंटरमीडिएट हमें ये मिल जाएगा. दिस इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. क्या ये समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान देना. देखो ये तो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप जिसमें आप कह सकते हैं अभी कुछ पार्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है. ध्यान देना, आरसी और जेड का अगर आप देखेंगे तो आरसी और जेड में से कुछ भी पार्ट अभी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है. इनफैक्ट आप कह सकते हैं अभी तो कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हुआ है. मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है. अब आप देखो ये जो इंटरमीडिएट बना, अब यहां से रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के दो रास्ते हैं. बात समझना, इस इंटरमीडिएट से रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के दो रास्ते हैं. उसमें पहला रास्ता तो क्या हो सकता है, देखो यहां पर पहला रास्ता तो ये हो सकता है कि रिएक्शन मिक्सचर में जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट है, रिएक्शन मिक्सचर में जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट है, ये इंटरमीडिएट अनायन इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के कांटेक्ट में है और इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में ये प्रोसेस कंप्लीट हो और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ में हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए. क्या बात क्लियर हो रही है? देखो एक तो ये पॉसिबिलिटी इस रिएक्शन में है कि जो अनायनिक पार्ट बना, ये अनायनिक पार्ट एज एन इंटरमीडिएट जो यहां पर फॉर्म हुआ है, ये रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के कांटेक्ट में है. क्योंकि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कंज्यूम हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बचा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में, अनायन इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के कांटेक्ट में है और इसके साथ में एसोसिएट होकर ये प्रोडक्ट बना दे. देखो अगर ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है तो दिस ओवरऑल प्रोसेस विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. उस केस में रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे. ये जो एक रास्ते की मैंने बात की है कि ये एक रिएक्शन का ट्रैक हो सकता है, लेकिन इस ट्रैक के अकॉर्डिंग फिर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आरसी और जेड में से कुछ भी पार्ट सब्स्टिट्यूट तो हुआ ही नहीं. इनफैक्ट फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अगर दोनों ही पार्ट ऐड हो गए तो फिर तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई. और क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो ओवरऑल इट शुड बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो इस केस में आप कह सकते हैं कि द रिएक्शन विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन. अब यहां पर इस इंटरमीडिएट के बाद में सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, जरा इसकी बात की जाए. देखो दूसरा रास्ता समझने के लिए पहले आपको यहां पर इस इंटरमीडिएट में प्रेजेंट Z का नेचर समझना होगा. और ध्यान देना, मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि इस इंटरमीडिएट में जो Z पार्ट प्रेजेंट है दैट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. जो Z पार्ट यहां पर प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. कैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जरा इस बात को समझते हैं. आप ध्यान देना, देखो आरसी और Z, मैं जिन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं उसमें हमारे पास टोटल 5 कंपाउंड्स है, क्योंकि Z पार्ट यहां पर वेरिएबल है और वो Z पार्ट इनमें से कोई भी हो सकता है. अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस एसिड एसिड डेरिवेटिव की बात करता हूं आरसी और Z की, और यहां पर अगर Z की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं Z पार्ट यहां पर जो भी हो सभी में अगर आप देखेंगे तो कॉमनली लोन पेयर प्रेजेंट है. कैसे, आप देखो, इफ इट इज OH ग्रुप, लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन. इफ इट इज हेलोजन, lone pair is also present on halogen. If it is NH2 group, nitrogen is also having lone pair. If it is OR group, again oxygen is having lone pair. And if it is OCOR group, again oxygen is having lone pair. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि Z पार्ट इसमें से कोई भी हो सभी के पास lone pair अवेलेबल है. और एक कॉमन पॉइंट ये भी है, their lone pair is in conjugation with pi bond of CO group. सभी का लोन पेयर अगर आप देखेंगे तो CO ग्रुप के पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं इन ऑल ऑफ दीज 5 कंपाउंड्स लोन पेयर प्रेजेंट ऑन Z, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन Z इज इन कॉन्जुगेशन विद CO ग्रुप. ये CO ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. और अगर ये CO ग्रुप के पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. और रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट करेगा, सिंस दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद pi bond, सो वी कैन से Z ratio प्लस M इफेक्ट फॉर CO ग्रुप. यहां पर Z का क्या इफेक्ट मिल जाएगा, प्लस M. लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है और लोन पेयर अगर पाइबोन के साथ में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो देखो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर. होगा ऐसा?
इसका मतलब Z क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट करने का काम कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इन रेजोनेंस इज कॉल्ड प्लस M। तो आप कह सकते हैं कि Z यहां पर एक तरह से प्लस M ग्रुप है, रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में ये प्लस M ग्रुप है। लेकिन अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप कह सकते हैं वॉट एवर इज द ग्रुप Z इट इज माइनस आई ग्रुप, क्योंकि जरा देखो ये सारे ग्रुप माइनस आई सीरीज के ग्रुप हैं। याद करो प्लस आई सीरीज में तो केवल दो ही कैटेगरीज होती हैं, या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप। अब इनमें से अगर आप देखेंगे तो ना तो कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल है और ना ही कोई नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप है, मतलब ये सब आप कह सकते हैं माइनस आई सीरीज के ग्रुप हैं। तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि Z अपना लोन पेयर डोनेट करने का काम करेगा प्लस M, लेकिन ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का काम करेगा मतलब माइनस आई। ये यहां पर पॉइंट आ रहा है प्लस M एंड माइनस आई। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, देखो Z इज लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, इट विल शो प्लस M इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस एंड विड्रॉइंग इफेक्ट थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। अब जरा ध्यान दें, हम कह सकते हैं भाई इन कंपाउंड्स में जो Z पार्ट है उसके दो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, प्लस M एंड माइनस आई। लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट में Z की बात करूं तो इंटरमीडिएट में अब Z पार्ट प्लस M इफेक्ट तो शो नहीं कर पाएगा। आप ध्यान देना, इस इंटरमीडिएट में Z पार्ट प्लस M इफेक्ट तो शो नहीं कर पाएगा, बिकॉज नाउ इट्स लोन पेयर इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। देखो जब तक ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में था तब तक तो हम रेजोनेंस की बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या मैं कह सकता हूं पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम ब्रेक हो चुका है, जिसके थ्रू हम रेजोनेंस की बात कर रहे थे। इसका मतलब अब आप कह सकते हैं कि ये Z प्लस M इफेक्ट तो शो नहीं कर सकता, ये Z प्लस M इफेक्ट तो शो नहीं कर सकता। क्या माइनस आई भी शो नहीं करेगा क्या? नो, माइनस आई तो करेगा, क्योंकि माइनस आई तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। भाई माइनस आई तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑपरेट हो रहा है ना, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास अवेलेबल है, भाई सिग्मा बॉन्ड तो अभी भी इसके पास अवेलेबल है। तो ये प्लस M शो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं माइनस आई तो शो करेगा, और अगर माइनस आई शो करेगा मतलब इट विल शो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इसीलिए मैंने आपसे कहा इन इंटरमीडिएट Z इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और अब आप ध्यान देना, देखो अगर इस इंटरमीडिएट में Z इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन को प्रॉब्लम है। Z अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बन को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कार्बन को क्या प्रॉब्लम है? आप सोचिए, Z अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो इट्स विथड्रॉइंग इफेक्ट विल मेक कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या करेगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। अब जरा ध्यान देना, देखो कार्बन से जब Z इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा तो कार्बन ने कहा भाई मुझे प्रॉब्लम है, भाई तुम ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट क्यों शो कर रहे हो? अगर हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब बॉन्ड बनाना था तब कार्बन Z से बात कर रहा है कि भाई जब बॉन्ड बनाना था तब तो तुमने कहा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना करके साथ साथ रहेंगे, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहे हो, तो ये गलत बात है। कार्बन ने जब Z से ये कहा कि ये गलत बात है, तुम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहे हो, तो Z ने कहा वो तो मैं करूंगा, मेरा नेचर है। Z ने ये कहा कि मैं तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करूंगा क्योंकि वो मेरा नेचर है। तो कार्बन ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करना तेरा नेचर है तो जा, मुझे तेरे साथ में नहीं रहना है। तो Z ने कहा कि चला जाऊंगा। जब कार्बन ने ये कहा कि मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के साथ में नहीं रहना है तो यहां से जा, तो Z ने कहा चला जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाऊंगा। आप ध्यान देना, क्योंकि आप सोचिए कोई भी ग्रुप अगर लीव करता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि कोई भी ग्रुप अगर लीव करता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में लीव करता है। तो Z ने यहां पर कार्बन से कहा कि मैं चला जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाऊंगा। तो कार्बन ने कहा मुझे पता था, कार्बन ने यह कहा कि मुझे पता था कि तू इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, कोई बात नहीं, तू यहां से इलेक्ट्रॉन ले और यहां से निकल ले। अब आप सोचिए, कार्बन ने यह कहा कि मुझे पता था कि तू इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा और तू ऐसा कर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले और यहां से लीव कर जा। क्वेश्चन है कार्बन में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? ये कार्बन इतना कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहा है कि वो Z को इलेक्ट्रॉन्स के साथ में लीव करने के लिए, जाने देने के लिए तैयार है? आप याद करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी एटम से कोई ग्रुप लीव करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके वो लीव करता है तो वो एटम उस ग्रुप को तभी लीव करने देगा जब उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन का लॉस बैलेंस करने के लिए कोई सोर्स अवेलेबल हो। और जरा ध्यान देना, कार्बन अगर इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि ये कार्बन अपना लॉस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर लेगा। ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो कार्बन को वो सोर्स नजर आ रहा है, इसीलिए तो उसने Z को लीव करने दिया, इसीलिए तो उसने Z को यहां से जाने दिया। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो Z यहां से लीव कर जाएगा
और कार्बन अपना लॉस ऑक्सीजन से बैलेंस करेगा। और अगर ये प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हुआ तो ध्यान देना, फिर तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा आरसी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ में हो गया डबल बॉन्ड, और Z यहां से लीव कर चुका है और कार्बन से बॉन्डेड है NU। ये कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो जाएगा और Z यहां से लीव कर जाएगा Z नेगेटिव के फॉर्म में। क्या बात समझ में आ रही है? और देखो, अगर ये प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हुआ तो नाउ दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप इस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि Z of the compound has been substituted by nucleophile। अगर आप देखेंगे तो अब आप कह सकते हैं कि Z को न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और आप बता सकते हैं Z को किस फॉर्म में रिप्लेस किया? Z माइनस के फॉर्म में। और अगर Z माइनस के फॉर्म में रिप्लेस हुआ है तो क्या मैं इस Z माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोल सकता हूं? यस। अगर आप ध्यान दें तो ये Z माइनस यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इस केस में आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसे हम यहां पर लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात तो पक्का है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट तो नहीं है। देखो, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता? तो ध्यान देना, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी हम बात करेंगे आगे तो वहां पर आप देखिएगा, जैसे इस ओवरऑल प्रोसेस में हम ऐसा बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और Z यहां से रिप्लेस होगा, लेकिन क्या यहां पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक से Z डायरेक्टली गया? क्या डायरेक्टली रिप्लेस नहीं हुआ है। देखो, डायरेक्ट रिप्लेस होने का मतलब तो ये होता कि इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक से ये CZ बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक होता, लेकिन CZ बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक तो नहीं हुआ। CZ बॉन्ड ब्रेक तो हुआ, लेकिन बाद में लास्ट में ब्रेक हुआ। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो उससे पहले तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, पाई बॉन्ड वीक है तो पहले वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जब हम डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे तो वहां पर आप देखिएगा कि जब भी न्यूक्लियोफाइल Z पार्ट को रिप्लेस करेगा, डायरेक्ट Z वाला ही बॉन्ड ब्रेक होगा और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो Z वाला बॉन्ड बाद में ब्रेक हो रहा है, उससे पहले कोई दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट। आप खुद सोचिए, जब फर्स्ट स्टेप में यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था तो Z को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो वहां पर ऐड हो रहा है, Z पर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इससे। आप देखो, फर्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ है, सेकंड स्टेप में आप कह सकते हैं Z यहां से एलिमिनेट हुआ है। सो इन द सेकंड स्टेप, इन दिस सेकंड स्टेप देयर इज एलिमिनेशन ऑफ Z। यहां पर आप कह सकते हैं Z का एलिमिनेशन हुआ है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप देखो, दिस ओवरऑल रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंस न्यूक्लियोफाइल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, बट इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये होता है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। और ध्यान देना, इस एडिशन के लिए तो हम लिखते हैं A और इस एलिमिनेशन के लिए लिखा जाता है E, और इसी बेसिस पर इस ओवरऑल रिएक्शन को कहा जाता है SNA रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन SNA रिएक्शन। ये ओवरऑल SNA रिएक्शन आया समझ में? तो ओवरऑल रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नेट प्रोसेस में तो आप यही कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ने Z को न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया है, एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक substitution. But according to the mechanism you can see that first it is addition followed by elimination. इसीलिए हम इसमें AE भी ऐड कर देते हैं और ओवरऑल प्रोसेस को हम लिखते हैं SNA। अब एक बात ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बाद में दो रास्ते हैं, या तो रास्ता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का हो सकता है या फिर रास्ता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हो सकता है। तो क्वेश्चन है एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और अब आप याद करें, बहुत पहले जब मैंने कैटेगरी ऑफ रिएक्शन स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि इनिशियली रिएक्शन में आपको दो बार डिसाइड करनी होती है कि एक तो रिएक्शन में कंपाउंड पर कौन सा रिएजेंट अटैक करके रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। मतलब आयनिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगी या न्यूक्लियोफिलिक, और उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम कंपाउंड को देखकर डिसाइड करते हैं। और आज भी हमने ऐसा किया। मैंने आपसे कहा
इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और वो कैसे? बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और याद करो उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, ये हम डिसाइड करते हैं इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग। और वो बात मैंने वहां पर होल्ड की थी। मैंने आपसे कहा था पहले हम एडिशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, जब हम सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरमीडिएट को देखकर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन। तो आज वो टाइम आ चुका है, अब मैं वो कंसेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूं। आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इस इंटरमीडिएट को देखकर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस एडिशन पर जाएगा या फिर सब्स्टिट्यूशन पर जाएगा। और अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें कि यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि ये जो यहां पर इंटरमीडिएट बना अनायन, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इसके कांटेक्ट में है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, और दूसरा जो इंटरमीडिएट यहां पर बना इसमें से Z पार्ट एलिमिनेट हो जाए और Z पार्ट के एलिमिनेशन के साथ में ये कंपाउंड फॉर्मेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अब हमें डिसाइड करना है कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जरा आप ध्यान देना, अगर मैं एडिशन की बात करता हूं, अगर मैं इस प्रोसेस की बात करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं ये प्रोसेस एक तरह से आप कह सकते हैं इंटर प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज इंटर। इंटर कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर हम इस अनायन के इस कैटायन के कांटेक्ट में आने की बात कर रहे हैं, और अगर अनायन कैटायन कांटेक्ट में आएंगे तो ये दो अलग अलग आयंस के इंटरैक्ट करने की हम बात करें, दैट विल बी इंटर प्रोसेस। जबकि सेकंड वाले ट्रैक की अगर बात की जाए तो सेकंड ट्रैक इज इंट्रा। सेकंड वाले ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रैक यहां पर इंट्रा है। इंट्रा क्यों समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो ये अगर इंटरमीडिएट इस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है तो इस इंटरमीडिएट के साथ में किसी और ने कोई भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? इसमें से Z एलिमिनेट हो रहा है, मतलब इंट्रा प्रोसेस है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये इंटर और ये इंट्रा प्रोसेस है। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज हैं इंटर और इंट्रा की, तो ऑलवेज इंट्रा इज प्रेफर्ड। हमने पहले भी बात की है, सिंस इंट्रा इज फास्टर देन इंटर। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से इंट्रा प्रोसेस होगा, इंट्रा प्रोसेस प्रेफर होगा, और अगर इंट्रा प्रोसेस होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड वेदर द रिएक्शन विल बी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, देखो कि यहां पर मैंने ये कहा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो इंटर के थ्रू कंप्लीट होगा, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं है वो इंट्रा के थ्रू कंप्लीट होगा। तो इंटर और इंट्रा में तो हम हमेशा ही इंट्रा को प्रेफर करते हैं, और जब हम हमेशा इंट्रा को प्रेफर करते हैं तो फिर तो ऑलवेज ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कभी भी नहीं होना चाहिए। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कभी भी नहीं होगा ऐसा नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं ये बात तो सही है? देखो ये बात तो कंफर्म है कि इंटर और इंट्रा में से हम प्रेफर तो इंट्रा को ही करेंगे, हम प्रेफर तो इंट्रा को ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इंटर और इंट्रा में से अगर इंट्रा प्रेफर होगा तो फिर तो ऐसे नहीं विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड ओवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये बात सही है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं अगर इंट्रा की पॉसिबिलिटी ही ना हो, अगर इंट्रा की पॉसिबिलिटी ही ना हो तब तो इंटर होगा ना, और तब अगर इंटर होगा तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ये बात तो क्लियर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर दोनों की पॉसिबिलिटी हुई तब तो पक्का ऐसे नहीं प्रेफर होगी, लेकिन अगर इंट्रा पॉसिबल ही ना हो तब तो इंटर होगा, और इंटर अगर होगा तब तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो क्वेश्चन है ये इंट्रा पॉसिबल ना हो ऐसा कब हो सकता है? जरा सुनिए, ये इंट्रा हुआ क्यों? ये इंट्रा यहां पर क्यों हुआ? क्या मैं कह सकता हूं इस इंट्रा के होने के लिए Z यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। इस इंट्रा के होने के लिए Z यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि Z यहां पर क्या कर रहा है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव कर रहा है। और अगर Z कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव करेगा तो कार्बन इसे जाने देगा। वो इसलिए जाने देगा क्योंकि कार्बन को अपना लॉस बैलेंस करने के लिए O- अवेलेबल है, तब तो हमने कहा भी इंट्रा हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए अगर हमारे पास ये इंटरमीडिएट कुछ ऐसा हो जिसमें Z लीविंग ग्रुप ना हो, Z में लीव करने की टेंडेंसी ना हो, Z में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव करने की टेंडेंसी ना हो। आप सोचिए अगर ये Z यहां से लीव नहीं करता है तो कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेगा, और अगर कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो फिर ओपन नेगेटिव चार्ज रहेगा, और अगर ओपन नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फिर तो ये नहीं हो पाएगा, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो ठीक है, फिर तो ये इंटरमीडिएट जब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के कांटेक्ट में आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट में प्रेजेंट Z पार्ट के नेचर से डिसाइड होगा कि प्रोसेस एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा।
क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या मैं कह सकता हूं अगर Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, अगर Z लीविंग ग्रुप है, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव करना चाहता है तब तो डेफिनेटली इंट्रा प्रोसेस वहां पर पॉसिबल हो जाएगा, और जब इंट्रा पॉसिबल होगा तो इंटर और इंट्रा में से तो इंट्रा ही प्रेफर होगा, रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन आप सोचिए अगर हम ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें Z इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नॉट अ लीविंग ग्रुप, अगर Z लीविंग ग्रुप ना हो तो फिर आप सोचिए Z अगर यहां से लीव नहीं करता है तो फिर ये तो नहीं होगा, और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर ये होगा, और ये होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ध्यान दीजिएगा, if Z is not लीविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या लीविंग ग्रुप ना हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्वेश्चन है इसका कोई एग्जांपल, क्योंकि अभी जिन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं उनमें तो सब में Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लीविंग ग्रुप है, तो Z इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, लीविंग ग्रुप ना हो, ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? तो जरा आप ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड्स मैं आपको बताता हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जरा सुनिए, इन 5 कंपाउंड्स के साथ में मैं 2 कंपाउंड्स और ऐड कर रहा हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान दीजिएगा, देखो एल्डिहाइड की अगर बात की जाए तो एल्डिहाइड में यहां पर H होगा और कीटोन में यहां पर R होगा, राइट? और जरा सोचिए अगर आप एल्डिहाइड कीटोन में भी देखेंगे तो जो RCO पार्ट है वो तो यहां भी कॉमन है, जो RCO पार्ट है वो तो यहां भी कॉमन है। तो इसका मतलब जरा आप ध्यान देना, अगर आप देखेंगे तो 5 and 2 इन टोटल 7 कंपाउंड्स में, इन टोटल 7 कंपाउंड्स में RCO पार्ट तो सभी में कॉमनली प्रेजेंट है, केवल वेरिएशन किस में? Z में। और Z में अगर वेरिएशन है तो Z से ही तो ये बात डिसाइड होगी ना कि प्रोसेस एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। और अब जरा आप ध्यान देना, अगर Z पार्ट H है, अगर Z पार्ट यहां पर H है तो क्या मैं कह सकता हूं H इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नॉट अ लीविंग ग्रुप। और अगर हम बात करें कि H लीविंग ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो फिर तो ये नहीं होगा, और ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा, और ये होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। एंड सेम विद कीटोन, कीटोन में भी अगर आप देखेंगे तो Z पार्ट R है एंड R इज नॉट अ लीविंग ग्रुप, नॉट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिर तो यहां पर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा तो फर्स्ट, और फर्स्ट होगा तो एडिशन। इसीलिए हम बात करते हैं देखो कि एल्डिहाइड कीटोन्स में जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। याद करो एल्डिहाइड कीटोन में हमने डिस्कस किया है रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन की बात क्यों नहीं की? अब शायद आपको कांसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस केस में एग्जांपल इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इस केस में एग्जांपल इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्लियर? और अब आप ध्यान देना, लेकिन अगर हम बात करें एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की तो क्या मैं कह सकता हूं एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में जो Z पार्ट है, एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में जो Z पार्ट है दैट इज अ लीविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये अगर लीविंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जैसे ही यहां से लीव करेगा कार्बन अपना लॉस यहां से बैलेंस करेगा और ये प्रोसेस हो जाएगा, और अगर ये प्रोसेस होगा तब तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एसिनिक रिएक्शन। तो इस केस में हम बात करते हैं रिएक्शन विल बी एसिनिक। क्या बात समझ में आ रही है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ध्यान देना। एक तरह से आप ये कह सकते हैं मैं यहां पर 2 चैप्टर्स की रिएक्शंस के कांसेप्ट पैरेलल में डिस्कस कर रहा हूं। एक चैप्टर तो हमारा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, और दूसरा चैप्टर पैरेलल में मैंने यहां पर लिया कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो कार्बोनाइल कंपाउंड में भी RCO ग्रुप और एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में भी RCO ग्रुप तो कॉमन है। आप सोचिए इन 7 कंपाउंड्स में अगर RCO ग्रुप कॉमनली प्रेजेंट है तो क्योंकि RCO में मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब ये बात तो पक्का है कि इन 7 कंपाउंड्स में रिएक्शन का जो पहला स्टेप होगा वो तो यही होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां तक का पार्ट तो आप कह सकते हैं इन 7 कंपाउंड्स में कॉमन रहेगा। डिफरेंस कहां पर आएगा? इंटरमीडिएट में प्रेजेंट Z पार्ट के नेचर में डिफरेंस आएगा। अगर Z यहां पर H या R हुआ तो प्रोसेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन, और Z पार्ट अगर इनमें से कोई भी ग्रुप हुआ तो प्रोसेस एसिडिक रिएक्शन होगी, एसिड एसिड डेरिवेटिव्स। क्या बात क्लियर हो गई? सो दिस इज अबाउट concepts of 2 reactions, concepts of 2 chapters. Carbonyl compound, that is aldehyde ketone, is one of the chapter. Acid acid derivatives is the second chapter. Both the category of compounds have CO group. Both the category of compounds commonly have CO group, but still
देयर इज डिफरेंस इन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड एसिड डेरिवेटिव्स। आप सोचिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में भी CO ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन वो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन के सिमिलर रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि इनमें जो Z पार्ट का नेचर है और एल्डिहाइड कीटोन में जो प्रेजेंट Z पार्ट का नेचर है उसमें डिफरेंस है। एल्डिहाइड कीटोन में Z इज नॉट अ लीविंग ग्रुप, जबकि एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में Z इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। आगे बात समझ में? तो ये एसिड रिएक्शन है एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स की। अब आप ध्यान देना, देखो एसिड एसिड डेरिवेटिव की एसिड रिएक्शन का कांसेप्ट मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और सेकंड स्टेप में Z पार्ट एलिमिनेट हुआ। ओवरऑल अगर आप बात करें नेट प्रोसेस की, अगर बात करें तो नेट प्रोसेस क्या होगा, Z ऑफ एसिड एसिड डेरिवेटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एसिड एसिड डेरिवेटिव के Z पार्ट को रिप्लेस कर देगा। क्या बात समझ में आ गई? देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब आप मानकर चलें कि इस एसएनई रिएक्शन पर बेस्ड हम अप्रोक्स 30 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इस एसएनई रिएक्शन पर बेस्ड हम अप्रोक्स 30 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे और उन 30 रिएक्शंस में एक ही कांसेप्ट अप्लाई होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और Z पार्ट एलिमिनेट होगा। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और Z पार्ट एलिमिनेट होगा। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो अटैक करके कंपाउंड के Z पार्ट को रिप्लेस कर देगा। देखो मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो लॉजिकली द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एलिमिनेशन ऑफ Z। लेकिन इस रिएक्शन को याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, हम अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे याद रखेंगे, जरा सुनिए इस बात को। देखो अगर आप मुझे कहें कि एसएनई रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान देना, अगर आप मुझे कहें कि इस एसएनई रिएक्शन में क्या होता है तो मैं आपसे कहूंगा कि इस एसएनई रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस एसएनई रिएक्शन में मैं अपनी लैंग्वेज में क्या कहूंगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन करेगा। आप सोचिए इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या हुआ, ये बॉन्ड ओपन हुआ, फिर ये बॉन्ड क्लोज करेगा और Z यहां से लीव करेगा। क्योंकि आप देखो ये जो बॉन्ड ओपन होने की बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड फिर क्लोज हो रहा है, तो ये बॉन्ड क्लोज करेगा और Z यहां से लीव करेगा। बहुत बढ़िया राइम बनती है इसमें। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम एक राइम के थ्रू याद रखेंगे। राइम क्या बनती है जरा आप देखो, इन एसएनई रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एसएनई रिएक्शन को आप इस तरह से याद रखना, एसएनई रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। क्या बात समझ में आ रही है? इस राइम से आपको ये एसएनई रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रहेगी और ये रिएक्शन याद होने का मतलब है 30 रिएक्शंस आपकी मुट्ठी में। उन 30 रिएक्शंस के आंसर आप बहुत क्विकली दे पाएंगे। आप एसएनई रिएक्शन को इस तरह से याद रखो, एसएनई रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल, बोलिए मेरे साथ में बोलिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। तो इस तरह से हम एसएनई रिएक्शन को याद रखेंगे और इस एसएनई रिएक्शन का मतलब है कि एसिड एसिड डेरिवेटिव चैप्टर हमारा 90% खत्म, क्योंकि एसिड एसिड डेरिवेटिव्स की 90% रिएक्शंस इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। सो दिस इज अबाउट एसएनई रिएक्शन। देखें आप इसको अच्छे से एक बार। चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर एसएनई रिएक्शन। ये जो मैं अब पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लास्ट 7-8 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो ये 3 to 4 टाइम्स इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में यूजुअली मैं आपको बताता हूं क्या होता है, आपको 4 एसिड डेरिवेटिव्स गिवन होते हैं, हैलाइड, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड। ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स आपको गिवन होते हैं और क्वेश्चन में आपको दिया जाता है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप ध्यान देना,
देखो क्वेश्चन में यूजुअली आपको ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स गिवन होते हैं, एसिडालाइड, एनहाइड्रेट, एस्टर एंड अमाइड। और इन 4 कंपाउंड्स का आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एसएन रिएक्शन हमने डिस्कस किया इसके लिए, इन कंपाउंड्स के लिए, उनके लिए आपको उस रिएक्शन के लिए आपको इनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना होता है। अब जैसे कि हमने GOC1 में भी ऐसी एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं जिनमें आपको कंपाउंड्स का एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना होता है, और रिएक्टिविटी कंपैरिजन का बेसिस हम लेते हैं RDS। जरा ध्यान देना, इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हुई है। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू गिव एन इंटरमीडिएट एंड सेकंड इज एलिमिनेशन ऑफ Z टू गिव प्रोडक्ट। क्या बता सकते हैं दोनों में से कौन सा स्टेप रिएक्शन का RDS होगा? बोलिए। फर्स्ट स्टेप, यस बिल्कुल सही, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज RDS। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना रिएक्शन का RDS है। और जरा ध्यान देना, अगर रिएक्शन का पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना अगर रिएक्शन का RDS है, और अगर न्यूक्लियोफाइल के सामने, अगर इस न्यूक्लियोफाइल के सामने डिफरेंट कंपाउंड्स की चॉइस है, तो क्या मैं कह सकता हूं न्यूक्लियोफाइल तो सबसे पहले उसी कंपाउंड को अप्रोच करना चाहेगा जिस कंपाउंड में कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस कार्बन पर बस आप डेफिशिएंसी को कंपेयर करो, जिस कंपाउंड में कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले उसी को अप्रोच करके रिएक्शन को स्टार्ट करना चाहेगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ही रिएक्शन का RDS है। तो बस आप ये कह सकते हैं that compound will be most reactive towards nucleophile in which del positive charge on carbon is maximum। क्या बात क्लियर हो गई? अब जरा ध्यान देना, देखो इन कंपाउंड्स में अगर आप कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग साइट है, इन 4 कंपाउंड्स में अगर कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को आप कंपेयर करते हैं, तो देखो इन कार्बन पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज है उसमें वेरिएशन किस बेसिस पर होगा? तो जरा देखो इन 4 कंपाउंड्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। इन 4 कंपाउंड्स में हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस Z पार्ट, जो Z पार्ट है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और ये अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तो जरा ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं X इन द कंपाउंड इज प्लेजेंट ग्रुप एंड इट ऑल्सो शोज माइनस आई। अगर इस X की बात की जाए तो ये इस कॉमन पार्ट RCO के लिए 2 इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो +M, और आप देख सकते हैं इट इज -I ग्रुप, सो इट विल शो -I इफेक्ट। एंड सेम विद दीज ग्रुप्स, अभी हमने डिस्कस किया था, ये सारे ग्रुप्स यहाँ पर +M और -I इफेक्ट शो करने वाले हैं। सो ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स आर +M एंड -I ग्रुप्स। क्लियर? अब जरा ध्यान देना, देखो 2 इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, तो हम बात करेंगे डोमिनेटिंग इफेक्ट की। और जहां तक बात हैलोजन की है, तो याद करो हैलोजन के केस में इंडक्टिव और मेसोमेरिक में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? I इफेक्ट डोमिनेट करता है, होता है। हैलोजन के केस में हमने डिस्कस किया I इफेक्ट डोमिनेट्स। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इट्स -I इफेक्ट विल डोमिनेट, एंड इन रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स देयर +M इफेक्ट विल डोमिनेट। बाकी सब में +M इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। ये बात क्लियर हो रही है? और अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर अगर -I इफेक्ट डोमिनेटिंग है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं सिंस -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन इज डोमिनेटिंग, तो क्या होगा? देखो ये हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट से, यहां पर अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, व्हाइल इन रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप is dominating। तो फिर तो हम कह सकते हैं दिस इज द ओनली कंपाउंड इन विच द Z पार्ट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या करेगा? इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट विल इंक्रीज डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। यहां पर कार्बन का जो डेल पॉजिटिव चार्ज है वो X के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो रिलीजिंग ग्रुप है, और अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो बाकी सब में डेल पॉजिटिव चार्ज यहां पर डिक्रीज होगा। और ये अगर इनमें डेल पॉजिटिव चार्ज का कंपैरिजन है, तो फिर तो हम बात कर सकते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज इज मैक्सिमम इन फर्स्ट, और फर्स्ट में अगर डेल पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, तो फिर तो न्यूक्लियोफाइल इन 4 कंपाउंड्स की चॉइस में सबसे पहले किसे अप्रोच करेगा? जहां पर डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, डेल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, और वो अगर फर्स्ट में है, तो फिर तो हम कह सकते हैं अमंग 4 एसिड डेरिवेटिव्स
among four acid derivatives, acid halide is most reactive towards nucleophilic substitution. acid halide जो होगा वो यहाँ पर nucleophilic substitution के लिए most reactive होगा. क्लियर हो गई बात ये? बाकी सब में हमने कहा डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिक्रीज होगा क्योंकि बाकी सब में प्लस एम इफेक्ट है. अब सब में अगर डेल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो हमें देखना होगा किस एक्सटेंट तक डिक्रीज हो रहा है, और किस एक्सटेंट तक डिक्रीज हो रहा है, कम या ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, वो डिपेंड करेगा प्लस एम इफेक्ट लेस और मोर. जरा उसके लिए ध्यान देना. देखो अगर मैं इन ग्रुप्स के प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करूं तो ध्यान देना यहां पर आप कह सकते हैं ग्रुप का जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो 50% ऑपरेट होगा. यहां पर जो ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है वो 50% ऑपरेट हो रहा है. 50% क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस सीओ ग्रुप के साथ में अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वो इस सीओ ग्रुप के साथ में भी तो कॉन्जुगेशन में है ना. तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जिसका प्लस एम होगा वो दो सीओ ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो एक पर्टिकुलर सीओ ग्रुप के लिए इसका जो प्लस एम होगा वो 50% होगा. जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस लोन पेयर विल बी 100% इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस विद वन सीओ ग्रुप. दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्वड इन 100% रेजोनेंस विद वन सीओ ग्रुप. तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो 100% होगा इन दोनों में. क्या बात समझ में आ रही है? और अगर यहां पर प्लस एम इफेक्ट 50% है जबकि इन दोनों में प्लस एम 100% है तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो प्लस एम होगा दैट विल बी मिनिमम. क्या बात समझ में आ रही है? जबकि इसके कंपैरिजन में यहां भी प्लस एम ज्यादा है, यहां भी प्लस एम ज्यादा है, और इन दोनों में अगर प्लस एम ज्यादा है तो फिर तो इनमें जो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिक्रीज होगा, और इन दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा डिक्रीज हुआ तो फिर तो इनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के लिए कम हो जाएगी. मतलब these two compounds will be less reactive than this compound. क्या बात समझ में आ रही है? देखो पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी डिक्रीज हुआ, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं इन these two compounds पॉजिटिव चार्ज विल बी डिक्रीज्ड अप टू ग्रेटर एक्सटेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों में प्लस एम ज्यादा ऑपरेट हो रहा है. क्या बात क्लियर होगी? चलिए अब इन दोनों में हमने कहा भी प्लस एम इफेक्ट दोनों में 100% है, तो क्या हम दोनों में इक्वल मान लें? इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों में देखेंगे तो जो लोन पेयर डोनर है उसमें डिफरेंस है. यहां पर लोन पेयर डोनर ऑक्सीजन है जबकि यहां पर लोन पेयर डोनर नाइट्रोजन है. क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. और अगर नाइट्रोजन की ईएन कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो फिर तो नाइट्रोजन में लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर इसमें लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो फिर तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा. इसके कंपैरिजन में प्लस एम यहां पर लेस होगा और इसमें तो प्लस एम मिनिमम हो जाएगा क्योंकि इसका तो प्लस एम दो ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. हमारी बात समझ में? इन दोनों में प्लस एम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, एक एक ग्रुप के साथ में है, लेकिन यहां पर फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है मोर ईएन, जबकि यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है लेस ईएन. लेस ईएन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब इसका प्लस एम इसके प्लस एम से ज्यादा होगा. और अगर यहां पर प्लस एम मैक्सिमम है तो फिर तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा तो फिर तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी. मतलब दिस कंपाउंड विल बी लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो दिस इज ओवरऑल reactivity order of these four compounds. Acid halide is most reactive, then anhydride, and then ester, and then amide. ये इन फोर कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पर बेस्ड प्रीवियस 8 इयर्स के पेपर्स अगर आप देखेंगे टेस्ट पेपर्स 8-9 इयर्स के 3 to 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है. इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देना. ये फोर कंपाउंड्स अगर आपको दिए हुए हैं और इन फोर कंपाउंड्स का आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है फॉर द सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
देखो कंपैरिजन का बेसिस वही है, केवल इस बार डिफरेंस क्या है, प्रीवियस कंपैरिजन में चारों कंपाउंड्स डिफरेंट थे, कैटेगरी डिफरेंट थी, एसिडोलाइट, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड। इस बार अगर आप देखेंगे तो चारों कंपाउंड सेम है, एसिडोलाइट, लेकिन ग्रुप का डिफरेंस है। अब ऐसे में आप देखो, क्या मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस कंपाउंड को तो मान लेंगे रेफरेंस, ऐसा करते हैं इसको रेफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो सब में कॉमनली प्रेजेंट है, राइट। तो फिर तो इस कार्बन पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी एक तरह से रेफरेंस हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो OCH3 ग्रुप इज प्लस है, ये यहां पर प्लस एम ग्रुप है और प्लस एम ग्रुप है, तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो डेल पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिलीजिंग इफेक्ट तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। तो रेफरेंस के कंपैरिजन में यहां पर आप कह सकते हैं चार्ज कम होगा। इस केस में अगर बात की जाए मिथाइल ग्रुप इज प्लस H, याद करें एल्काइल ग्रुप जब रिंग से बॉन्डेड होता है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है प्लस H, तो प्लस H इफेक्ट, यहां भी प्लस इफेक्ट है, तो फिर तो यहां भी हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो थर्ड कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप इज -M, और अगर इसका विड्रॉइंग इफेक्ट है तो फिर तो हम कह सकते हैं विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर तो बताओ इन 4 कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा? आंसर है थर्ड, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कार्बन पर हमें डेल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। सो फॉर दिस कंपैरिजन थर्ड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में आ जाएगा रेफरेंस, और इन दोनों में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं प्लस एम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस H, और प्लस एम अगर स्ट्रॉन्गर है तो रिलीजिंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा पॉजिटिव चार्ज को उतना ज्यादा एक्सटेंट तक डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डिक्रीज होगा न्यूक्लियोफाइल के रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, कंपाउंड की न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब फिर आ जाएगा इसमें फर्स्ट और फिर आ जाएगा इसमें सेकंड। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, एक तो ये क्वेश्चन और एक ये कंपैरिजन। So this is about reactivity of compounds for SN reaction. And what is SN reaction? वो मैंने आपको यहाँ पर इस मैकेनिज्म में एक्सप्लेन की, और याद रखने का तरीका बेस्ट है। SN reaction में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, जय हिंद। तो इस तरह से आपको SN रिएक्शन याद रखनी है। अब SN रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, मतलब इस कंसेप्ट को हम कुछ एग्जांपल्स पर अप्लाई करके डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब SN रिएक्शन के एप्लीकेशन के लिए कुछ एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो जैसा कि हमने बात की कि रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स आर SN रिएक्शंस, इसमें भी अगर बात की जाए तो ध्यान देना एसिड डेरिवेटिव्स, ये जो 4 कंपाउंड्स हैं एसिडालाइड, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये जो 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनकी तो आप ऐसा समझ लें कि ऑलमोस्ट रिएक्शंस जो हैं वो SNE मैकेनिज्म पर बेस्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी हम SNE की बात करेंगे रिएक्शन की, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में SNE रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल नहीं है। इसमें मेनली एक ही एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस SNE पर बेस्ड आपको मिलती है वो इन 4 एसिड डेरिवेटिव्स की मिलती है। तो एसिड डेरिवेटिव्स के लिए पहले मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ SNE रिएक्शन की, और इसमें मैं एसिड डेरिवेटिव ले रहा हूँ एसिड हैलाइड। आप ध्यान देना, तो इसमें एग्जांपल में मैंने कंपाउंड जो लिया है वो स्पेसिफिक कंपाउंड लिया है एसीटाइल क्लोराइड, और एसीटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप लेते हैं वाटर के साथ में, तो अब आप ध्यान देना जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखो एसिड डेरिवेटिव जो है वो SNE रिएक्शन शो करता है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर आपको एसिड डेरिवेटिव मिलता है, तो in case of acid derivative if present as one of the reactant in the given reaction, first of all think about SNE reaction। आपको सबसे पहले SNE reaction के बारे में सोचना है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा एसिड डेरिवेटिव्स की ऑलमोस्ट रिएक्शंस जो हैं वो SNE रिएक्शन पर बेस्ड हैं। अब आप देखो SNE रिएक्शन में क्या होगा, हमने डिस्कस किया है SNE रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा।
आप ध्यान देना, देखो एसिडिक रिएक्शन की अगर बात की जाए, और अगर हम इसकी रिएक्शन ले रहे हैं वाटर के साथ में, तो ये हमने डिस्कस किया। देखो इन केस ऑफ एसिडिक रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अल्टीमेटली मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आपको रिएक्शन में एक रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर आपको ऐसे डेरिवेटिव दिया है, तो थिंक अबाउट एसिडिक रिएक्शन, और उस केस में क्या करना है आपको, इसकी रिएक्शन जिस भी कंपाउंड के साथ में करवा रहे हैं उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आइडेंटिफाई करना है, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव एंड प्रोडक्ट। मतलब अल्टीमेटली वो क्या करेगा, इस Z पार्ट को, इसमें जो हेलोजन है वो Z पार्ट हमने कंसीडर किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो एसिड डेरिवेटिव्स को जनरल फॉर्मेट में हम लिखते हैं RCOZ, और एसिड हैलाइड के केस में आप कह सकते हैं Z पार्ट इज हेलोजन, अमाइड के केस में Z पार्ट NH2 होगा, एस्टर के केस में Z पार्ट OR होगा, और एनहाइड्रेट के केस में Z पार्ट OCOR होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये हम कह सकते हैं, देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, Z इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, Z न्यूक्लियोफाइल से जो Z होगा उसको कौन रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Z को रिप्लेस करता है। अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद वाटर, बस जिसके साथ में भी रिएक्शन आपको गिवन है आपको उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आइडेंटिफाई करना है। अब मुझे आप बताइए वाटर के केस में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, वाटर के साथ में अगर हम एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। देखो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं OH माइनस, तो गलत सोच रहे हैं। आप याद करें वाटर के केस में मैंने आपसे कहा है जब भी वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो इस केस में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल इज कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल, और ये कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और Cl यहां से लीव करेगा। और जब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो ऐड होने के बाद में वो H+ रिलीज करेगा। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो जो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये जो Z पार्ट होगा इस Z पार्ट को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा। न्यूक्लियोफाइल तो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोडक्ट में हमें पूरा H2O ना मिलकर के क्या मिलता है, OH, क्योंकि H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। H+ रिलीज करता है तो यहां पर आ जाएगा OH। क्लियर हो रही बात? ये अच्छा बता सकते हैं जो H वाटर ने रिलीज किया है वो कहां जाएगा, आंसर वो जाएगा इस लीविंग ग्रुप Cl के साथ में, और Cl जो यहां से लीव करेगा Cl- के फॉर्म में, उसके साथ में वाटर ने जो H+ रिलीज किया वो ऐड होगा और बन जाएगा HCl। तो यहां पर हमें बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा HCl। दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विद वाटर एंड द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। इस प्रोसेस को आप लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। आप ध्यान देना, दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। क्या बात समझ में आ रही है? देखो एक बात तो क्लियर है, आप सोचिए अब मैं यहां पर अगर एसिड डेरिवेटिव चेंज करता हूं, लाइक अगर मैंने एस्टर लिया तो Cl की जगह यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, OR। अगर मैंने अमाइड लिया तो Cl की जगह यहां पर प्रेजेंट होगा NH2, और अगर मैंने एनहाइड्रेट लिया तो Cl की जगह यहां पर प्रेजेंट होगा OCOR। क्या मैं कह सकता हूं Z पार्ट जो भी हो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अल्टीमेटली उस Z पार्ट को रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब ये हुआ देखो कि मेरे पास जो भी एसिड डेरिवेटिव है RCOZ, now whatever is the Z part, whether is it halogen in case of acid halide, NH2 in case of amide, OR in case of ester and OCOR in case of anhydride, क्या मैं कह सकता हूं ये Z part कुछ भी हो, जब मैं वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एसिड डेरिवेटिव के हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव, Z पार्ट यहां से लीव कर जाएगा, और H2 जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ऐड होने के बाद में ये भी H+ रिलीज कर देगा। अगर वाटर H+ रिलीज कर देगा तो वाटर का तो यहां पर आ जाएगा OH, और जो वाटर ने H रिलीज किया वो कहां जाएगा, H+, लीव करने वाले Z- के साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HZ। इसका मतलब ये आप देख सकते हैं, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ध्यान देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव गिव्स
कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मैं कह सकता हूं एसिड डेरिवेटिव का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव में जो Z पार्ट होगा वो Z पार्ट हट करके यहां पर क्या आएगा, OH आते ही क्या हो जाएगा, एसिड। मतलब ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिड। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट को मैं ऐड करना चाहूंगा यहां पर। एसिड derivatives on hydrolysis give acid derivative, give acid derivatives on hydrolysis give acid। क्या बात क्लियर हो रही है? चाहे फिर वो एसिड डेरिवेटिव में एसिड हलाइड हो, अमाइड हो, एनहाइड्राइड हो या एस्टर हो, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो उसका Z पार्ट जाएगा और वाटर का OH पार्ट वहां पर ऐड हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट आपको मिलेगा एसिड। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, एनी एसिड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव एसिड। और अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस के लिए ऑर्डर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस के लिए ऑर्डर क्या होगा, तो याद करें हमने डिस्कस किया, देखो इसमें एसिड डेरिवेटिव्स के लिए अगर आपसे हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर पूछा जाए, मतलब इनडायरेक्टली आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा रहा है, और उसमें जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एसिड हाइड्राइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड देन अमाइड। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स फॉर हाइड्रोलिसिस इज एसिड हाइड्राइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड देन अमाइड। क्लियर बात ये? चलिए, सो दिस इज अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड दैट विल गिव एसिटिक एसिड। चलिए और भी एसिड रिएक्शन के लिए हम इसमें एग्जांपल ऐड करते हैं। Reaction with ethanol, phenol, ammonia, ethylamine, aniline, hydrazine, hydroxylamine, methyl magnesium chloride, sodium ethoxide and sodium acetate। ये सपोज आपको रिएक्शंस गिवन है जिसमें these reagents are to be reacted with acetyl chloride। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, एसिड डेरिवेटिव मतलब आपको सबसे पहले सोचना है एसिडी रिएक्शन के बारे में। तो अब आप ध्यान देना, एसिडी रिएक्शन में क्या होगा, इनका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होगा वो अल्टीमेटली Cl पार्ट को रिप्लेस कर देगा, मतलब Cl यहां से जाएगा और इनका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां पर ऐड हो जाएगा। और ये प्रोसेस कैसे होगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए फिर अब आप ध्यान देना, बात करते हैं इसमें रिएक्शन विद इथेनॉल। बता सकते हैं इस केस में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा? क्या आप में से कोई ये सोच रहे हैं OH माइनस होगा, या कोई आप ये सोच रहे हैं कि C2H5O माइनस होगा? नो, याद करें, सिमिलर टू वाटर alcohol also behaves as a nucleophile in which complete alcohol molecule attacks in the form of nucleophile। याद करो 4 न्यूक्लियोफाइल्स मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताए थे, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया एंड अमाइन। ये जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करते हैं और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करते हैं। तो अल्कोहल में भी यही होगा, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा, और वो H+ कहां जाएगा, Cl- के साथ। मतलब इस रिएक्शन में भी बाय प्रोडक्ट HCl फॉर्म होगा। और यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो कि अल्कोहल अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा
तो H प्लस रिलीज करने के बाद में यहां पर पार्ट हो जाएगा OC2H5, मतलब इस रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा एस्टर। क्या बात क्लियर होगी? चलिए फिर अब आप देखो बाकी रिएक्शन में प्रोडक्ट जरा आप सोचिए क्या होना चाहिए। फिनॉल, रिएक्शन विद फिनॉल, इस केस में भी क्या होगा देखो, न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर H प्लस रिलीज कर देगा तो यहां पर आ जाएगा OC6H5। अमोनिया कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ऐड होने के बाद में H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा तो यहां पर आ जाएगा अमोनिया के करस्पॉन्डिंग यहां पर आ जाएगा NH2, क्योंकि ऐड होने के बाद में इसने H प्लस रिलीज कर दिया है और वो इसका जो H प्लस रिलीज है वो कहां गया, Cl- के साथ। मतलब इन सब में आप कह सकते हैं यहां पर बाय प्रोडक्ट HCl फॉर्म होता जा रहा है, राइट। चलिए इथाइलमाइन, अमोनिया के सिमिलर अमाइन भी कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ऐड होने के बाद में H प्लस रिलीज करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NHC2H5। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा। एनिलीन, एनिलीन के केस में अगर बात की जाए तो CH3C डबल बॉन्ड O यहां पर आ जाएगा NHC6H5। क्या क्लियर हो रही बात ये? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटेनिलाइड। ध्यान देना, इस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम जो आपको याद रखना है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटेनिलाइड। इट इज नोन एज एसिटेनिलाइड। इसका मतलब आप कह सकते हैं when aniline is reacted with acetyl chloride we get acetanilide as the product, right। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान देना, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, यहां भी वही है, एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ऐड होने के बाद में H प्लस रिलीज कर देगा तो यहां पर आ जाएगा NHNH2। अब अगर बात की जाए रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन तो अब यहां पर एक पॉइंट ये बनता है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट, कि हाइड्रोक्सिलामाइन में जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करेगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो ध्यान देना यहां पर लोन पेयर डोनेट करने के लिए दो ऑप्शन है। नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर सो इट कैन डोनेट लोन पेयर टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इन द सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज आल्सो हैविंग लोन पेयर सो दैट कैन आल्सो डोनेट लोन पेयर टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बता सकते हैं इस केस में एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। देखो डोनेट करने की जहां तक बात है तो दोनों डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रेफरेबली कौन डोनेट करेगा तो क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और क्योंकि नाइट्रोजन की EN कम है तो उसमें लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दैट विल एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। तो फिर तो इस केस में अगर बात की जाए तो प्रेफरेबली नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां भी वही है, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ऐड होने के बाद में H प्लस रिलीज कर देगा तो यहां पर आ जाएगा NHOH। क्लियर हो गई बात ये? नेक्स्ट कंपाउंड जरा आप ध्यान देना, रिएजेंट आपको दिया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, याद करें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और अब मुझे आप बताएं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्टिव पार्ट क्या होता है, R पार्ट, याद करना। देखो RMGX की जो रिएक्शन साइट होती है वो कौन सी साइट होती है, RMG या MgCl? आंसर है RMG, क्योंकि याद करो RMGX की जो रिएक्टिव साइट वो RMG इसलिए होती है क्योंकि इसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। मैंने आपको बताया था कार्बन इज नॉन मेटल एंड दैट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटल हैज टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये रीजन है कि RMGX में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में R पार्ट की टेंडेंसी होती है कि वो मेटल से सेपरेट होकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इनफैक्ट एक जनरल पॉइंट आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट क्या होता है, R पार्ट। और अगर इसका रिएक्टिव पार्ट R पार्ट है तो R पार्ट पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। याद करो R पार्ट RMGX में या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नेगेटिव होता है, तो इस केस में मिथाइल पार्ट इज नेगेटिव, ये R पार्ट नेगेटिव है और ये पार्ट अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव प्रोडक्ट। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा, CH3, ये यहां पर ऐड हो जाएगा और जो Cl यहां से लीव किया वो MgCl के साथ कंबाइन होकर बन जाएगा MgCl2। क्लियर बात ये? चलिए नेक्स्ट आप देखो रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा, इथॉक्साइड आयन। जरा ध्यान देना, यहां पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की बात करें तो C2H5O- ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जब ऐड होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5। क्या क्लियर हो रही बात है? और लास्ट रिएक्शन में आप ध्यान देना, सोडियम एसीटेट आपको दिया है,
सोडियम एसीटेट की अगर बात की जाए तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है एसीटेट एन CH3COO- Na+, इसी फॉर्म में आयनाइज होगा ना, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है, अनायन वाला पार्ट, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और Cl को रिप्लेस करेगा। तो इस केस में प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3C+O OOC CH3। क्या बात क्लियर हो रही है? अगर आप ध्यान दें तो ये प्रोडक्ट आपको मिल चुका है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड बन चुका है इसमें। सो ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ एसिनी रिएक्शन। आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 रिएक्शंस मैंने यहां पर कवर किए हैं जो एसिटाइल क्लोराइड की एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, एसिनी रिएक्शन। अब आप सोचिए, मैं तो कह रहा हूं एसिटाइल क्लोराइड क्या, एसिटाइलाइड क्या, अगर इसकी जगह आप एस्टर ले लो तो एस्टर अगर आप लेंगे तो केवल चेंज किस में आएगा, आरसीओ पार्ट तो कॉमन रहेगा उसमें, केवल चेंज किस में आएगा, जेड पार्ट में। बस जेड पार्ट यहां पर Cl की जगह क्या आ जाएगा एस्टर में, OR। कोई बात नहीं, जैसे यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने Cl को रिप्लेस किया है, एस्टर में न्यूक्लियोफाइल किसे रिप्लेस करेगा, OR। यहां से Cl लीव किया, एस्टर में OR लीव करेगा, रिएक्शन तो सेम आएगी क्योंकि एस्टर भी एसिड डेरिवेटिव है और सिमिलर टू एसिटाइलाइड वो भी एसिड रिएक्शन शो करेगा, इनफैक्ट अमाइड एंड एनहाइड्राइड आल्सो। मतलब जो 11 रिएक्शंस मैंने एसिटाइल क्लोराइड की डिस्कस किए, बिल्कुल इसी तरह की एसिनी रिएक्शंस एस्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, अमाइड के लिए भी एप्लीकेबल है, एनहाइड्राइड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मतलब एसिड डेरिवेटिव्स में चारों कंपाउंड की सेम टाइप की रिएक्शंस होगी एसिनी। एसिड डेरिवेटिव का मेजर पार्ट तो हमारा इसी से खत्म हो जाता है।